आज हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। जैसे हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसी तरह से पूरी दुनिया का एक कोर्ट है, एक जुडिशियल सिस्टम है, उसी को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। अगर हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा कोई डिस्प्यूट है या फिर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। वहीं अगर दुनिया के अंदर हम देखें तो जो सबसे बड़ा कोर्ट है या फिर फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है वो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो आज हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को समझेंगे, उसका कंपोजिशन देखेंगे और उसी के साथ साथ उसके फंक्शंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जब मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता हूँ, इट इज प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि जुडिशियल फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है, जैसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, एडवाइस देना अलग अलग लीगल मैटर्स के ऊपर अलग अलग देशों को, या फिर कई अलग अलग जो डिस्प्यूट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको सॉल्व करने का काम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। इट ऑपरेट्स फ्रॉम हेग नेदरलैंड्स। तो हेग जो कि नेदरलैंड्स में आता है, वहां से ये ऑपरेट होता है, वहां पे ये इस्टेब्लिश्ड किया गया है। जब मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता हूं, इट्स पर्पस इज टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय ऑथराइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो मेन पर्पस है वो अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग देशों के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सॉल्व करना है, और उसी के साथ साथ ये अपनी एडवाइस प्रोवाइड करता है अलग अलग लीगल मैटर्स के ऊपर। ऑथराइज्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो एडवाइस मांगी जाती है वो एडवाइस ये प्रोवाइड करने का काम करता है। सिंपल शब्दों में आप कहो तो ये सलाह देने का काम करता है अलग अलग लीगल मैटर्स के ऊपर, अगर इससे सलाह मांगी जाती है तो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो भी अपनी एडवाइस देता है। अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अगर अपनी एडवाइस मांगे, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस मांगे किसी एक लीगल मैटर के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी एडवाइस देता है। उसी तरीके से अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी कोई एडवाइस मांगी जाए किसी लीगल मैटर के ऊपर, सो ये वो देने का काम करता है। अब इसके कंपोजिशन की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कंपोजिशन क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने जजेस आते हैं, कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, कौन उनको इलेक्ट करता है, वो सब हम कंपोजिशन के अंदर समझेंगे। तो जब मैं कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता हूं, सबसे पहले जजेस की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 15 जजेस आते हैं। 15 जजेस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आते हैं। इनको 9 साल की टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है, मतलब हर एक जज को 9 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। और ये जो जज होते हैं जिनको 9 साल के लिए इलेक्ट किया गया है, 9 साल के बाद दोबारा से ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो दे आर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन एज वेल। तो इसके अंदर 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं। 9 ईयर की टर्म के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। अगर इनकी टर्म जब एक्सपायर हो जाती है, जब इनकी टर्म खत्म हो जाती है, उसके बाद इनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है, राइट। तो री इलेक्ट का भी जो सिस्टम है यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन 15 जजेस को, इन 15 जजेस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इलेक्ट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा मिलकर इन 15 जजेस को इलेक्ट किया जाता है। तो कैन बी री इलेक्टेड, जैसे मैंने आपको कहा कि इनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है। अब इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, किसको जज बनाया जाएगा? तो सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन जो है जज की वो होनी चाहिए, जो जज की सबसे पहले क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो इंटरनेशनल लॉ के स्फीयर में एक्सपर्ट होना चाहिए। ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन इंटरनेशनल लॉ एंड हाई मॉरल कैरेक्टर का वो इंसान होना चाहिए। तो मान लो एक ऐसा इंसान जो कि इंटरनेशनल लॉ में एक्सपर्ट है और अपने देश में भी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि अच्छी खासी लीगल नॉलेज रखते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो जज बनाए जा सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो एक तो वो इंसान जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर, उसी के साथ साथ उसका जो मोरल कैरेक्टर होता है, हाई मॉरल कैरेक्टर उसका होना चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो जजेस कहां से इलेक्ट किए जाएंगे? क्या सारे जजेस अमेरिका से ही इलेक्ट कर लिए जाएंगे, या फिर सारे जजेस यूरोप से ही इलेक्ट कर लिए जाएंगे, या फिर सारे जजेस रशिया से ही इलेक्ट कर लिए जाएंगे? तो जजेस को इलेक्ट किया जाएगा, लेकिन दुनिया के हर एक कोने से, हर एक जगह से जजेस को इलेक्ट किया जाता है, ताकि पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया को कवर किया जा सके। इक्वली जो है वो पूरा का पूरा पूरी दुनिया जो है वो रिप्रेजेंट हो सके। तो बेसिकली आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंश्योर्स इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स जो है वो इक्वली जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट किया जाता है कि सारी की सारी दुनिया के जो हिस्से हैं वो कवर हो जाएं। जैसे कि एशिया से भी कुछ लोगों को चुना जाएगा, अफ्रीका से, लैटिन अमेरिका से, जो कैरेबियन आइलैंड्स है वहां से, उसी के साथ साथ जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं वहां से, और बाकी जो स्टेट्स हैं वहां से भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को चुना जाएगा, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आ सके। उसके बाद इंडिपेंडेंस
अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उनकी कुछ इंडिपेंडेंस हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। जैसे कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस हैं, जब उनको अपॉइंट कर लिया जाता है या फिर जब वो चुन के आ जाते हैं, उसके बाद उनकी जो सैलरीज होती हैं, अलाउंसेस होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या इंश्योर करता है? ये उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। उसी के साथ साथ दे एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, तो वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। मान लो इंडिया से कोई एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जज है, तो अब वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेगा या फिर इंडिया की गवर्नमेंट के दबाव में काम नहीं करेगा, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए काम करेगा। सो ही इज फ्री फ्रॉम हिज नेशनल गवर्नमेंट। तो जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनके दबाव के बाहर होकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस जो हैं वो काम करते हैं। किसी भी जज को मतलब कि दो जजेस एक स्टेट में से नहीं चुने जा सकते हैं, एक ही देश में से दो जजेस नहीं चुने जा सकते हैं। तो ये भी एक इसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर प्रेसिडेंट चुना जाता है, वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। इन लोगों को 3 साल की टर्म के लिए चुना जाता है। हर एक 3 साल की टर्म के लिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ वो उन्हीं जजेस में से ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो 15 जजेस में 15 जजेस हैं, उन्हीं में से एक प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, एक वाइस प्रेसिडेंट बनाएगा हर 3 साल में। मतलब 3 साल के लिए एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। सो ये है कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अलग अलग फंक्शंस देखेंगे। तो अब आता है इसके अंदर फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब मैं फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता हूं कि क्या वो अलग अलग फंक्शंस हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस परफॉर्म करता है, तो 2 तरह के फंक्शंस जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस परफॉर्म करता है। 2 तरह की ज्यूरिसडिक्शंस आती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। पहली तो आती है कॉन्टेंशियस ज्यूरिसडिक्शन, जिसके अंदर डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है, और दूसरी इसके अंदर आती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसके अंदर एडवाइस दी जाती है अलग अलग लीगल मैटर्स के ऊपर या फिर लीगल ओपिनियंस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्टेंशियस ज्यूरिसडिक्शन की बात करेंगे। कॉन्टेंशियस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली अलग अलग जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं स्टेट्स के बीच उनको सॉल्व किया जाता है। जैसे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करता है, अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, अलग अलग देशों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली। उसी के साथ साथ ओनली स्टेट्स कैन बी पार्टीज, नॉट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर ये जो कॉन्टेंशियस ज्यूरिसडिक्शन है, इसके अंदर सिर्फ स्टेट्स ही पार्टीज हो सकती हैं, मतलब एक देश ही उसमें पार्टी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जाके वहां पे अपना केस जो है वहां पे ले जाए, या फिर कोई एक इंडिविजुअल वहां पे अपना केस ले जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोगों के डिस्प्यूट्स वहां पे सॉल्व नहीं किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी दोस्त के साथ या फिर किसी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो मैं चला जाऊं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, नहीं, वहां पे सिर्फ देशों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। तो एक देश एक स्टेट ही पार्टी हो सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हायर कोर्ट्स के अंदर, या फिर हम देखते हैं कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वहां पे कौन पार्टी होता है, वहां पे इंडिविजुअल पार्टीज हो सकते हैं कि एक तरफ जो है वो संसार सिंह है, दूसरी तरफ जो है वो शमशेर सिंह है, दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, दोनों पार्टी है। लेकिन यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सिर्फ स्टेट्स ही पार्टीज हो सकती है। उसके बाद स्पेशल अग्रीमेंट, स्टेट अग्री टू सबमिट देयर डिस्प्यूट्स टू सीजीआई। अब क्या होता है, देखो इस कॉन्टेंशियस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर क्या होता है, अगर स्टेट्स चाहें तो अपना डिस्प्यूट सबमिट कर सकती हैं आईसीजे को। ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसी के डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने स्टार्ट नहीं कर देगा, बल्कि अगर स्टेट्स अपने डिस्प्यूट्स इनको सबमिट करती हैं, उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कश्मीर के ऊपर अपना क्या बोलते हैं डिसीजन नहीं देगा, या फिर ऐसे ही हमारे इस डिस्प्यूट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सॉल्व नहीं करेगा। बल्कि अगर इंडिया या पाकिस्तान चाहता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा डिस्प्यूट सॉल्व करे कश्मीर वाले मुद्दे के ऊपर, तो तब ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके ऊपर इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान अगर रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, या फिर अपना ये जो डिस्प्यूट है ये अगर उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सबमिट करते हैं, तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ऑप्शनल क्लॉज डिक्लेरेशन, स्टेट्स कैन डिक्लेयर देयर एक्सेप्टेंस टू आईसीजे's जुरिसडिक्शन एज कंपल्सरी अंडर आर्टिकल 36 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट। तो क्या होता है कि स्टेट अगर चाहें तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसकी जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर सकती है आर्टिकल 36 के तहत, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का स्टैट्यूट है, उसका जो आर्टिकल 36 है उसके तहत अगर स्टेट्स चाहें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। कहने का मतलब यही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये जो जुरिसडिक्शन है ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर स्टेट्स चाहेंगी तो इसको वो एक्सेप्ट कर सकती हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहें कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो अपना फैसला सुनाए और इसको सॉल्व करे, अगर इंडिया और पाकिस्तान चाहें,
एक्सेप्ट करें अगर आर्टिकल 36 के तहत। अदरवाइज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन हमारे ऊपर नहीं है या पाकिस्तान के ऊपर नहीं है इस मुद्दे के ऊपर। द कोर्ट्स जजमेंट आर बाइंडिंग ऑन पार्टीज। अब जो कोर्ट की जजमेंट है वो बाइंडिंग है किसके ऊपर? पार्टीज के ऊपर। मतलब कि जो पार्टीज हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जुरिस्डिक्शन है उसको एक्सेप्ट किया है आर्टिकल 36 के तहत, जिन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान ने अपना डिस्प्यूट जो है वो सबमिट कर दिया है किसको? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। किसके ऊपर? कश्मीर के ऊपर। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की डिक्लेरेशन होगी या जजमेंट होगी वो इंडिया के ऊपर या फिर पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग है। वो इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर अब लागू होती है, बाइंडिंग है। अगर इंडिया और पाकिस्तान उस फैसले को नहीं मानते हैं, उस जजमेंट को नहीं मानते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दी है, तो फिर सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो उसको इंप्लीमेंट भी करवाएगा, फिर अपने हिसाब से जो है उसको इन्फोर्स भी करवाएगा। तो ये आती है कॉन्टेंशियस जुरिस्डिक्शन किसकी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इसके अंदर बेसिकली स्टेट्स के बीच जो डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है। याद रखिएगा, उन्हीं स्टेट्स के डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा जिन स्टेट्स ने अपने डिस्प्यूट को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सबमिट किया है। अगर अलग अलग देश चाहते हैं कि क्या बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल हो, अगर वो उसको एक्सेप्ट करते हैं तभी उनके ऊपर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजमेंट्स होंगे या फैसले होंगे वो बाइंडिंग होंगे। अदरवाइज सारी स्टेट्स अगर चाहें या कुछ स्टेट्स अगर चाहें तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को नहीं भी मान सकती हैं अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उसके बाद सेकंड इसके अंदर आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जैसे कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है, यहां पे एडवाइस देने की बात की गई है, यहां पे लीगल ओपिनियंस देने की बात की गई है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट। तो बेसिकली होता क्या है कि वो सारे लीगल क्वेश्चंस, वो सारे लीगल मैटर्स जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रेफर किए गए हैं किसी अथॉरिटी के द्वारा, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना लीगल ओपिनियन देने की कोशिश करता है, एडवाइस देने की कोशिश करता है। मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई ओपिनियन मांगता है, कोई सलाह मांगता है किसी लीगल मैटर के ऊपर, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके ऊपर एडवाइस देगा। वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का पार्ट है। ओपिनियंस जो होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे, वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होंगे। मतलब कि जो लीगल मैटर के ऊपर ओपिनियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया है वो किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। अगर देश चाहें तो उसको मान सकते हैं, अथॉरिटीज या ऑर्गेनाइजेशंस चाहें तो उस ओपिनियन को मान सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी मान सकते हैं। मान लो आपने किसी से सलाह ले ली, लेकिन उस सलाह को आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। एंड सेम गोज विद दिस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज वेल, दैट स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस और अथॉरिटीज मे एक्सेप्ट दीज ओपिनियंस एंड मे नॉट एक्सेप्ट दीज ओपिनियंस एज वेल। उसके बाद हम देखते हैं दे हेल्प क्लेरिफाई इंटरनेशनल लॉ एंड गाइड स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो ओपिनियन दिए जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, ये जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इससे क्या होता है कि जो इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड जो कंफ्यूजन है, जो एम्बिग्विटी है, वो क्लैरिफाई होती है। इंटरनेशनल लॉ को क्लैरिफाई यहाँ पे होता है और साथ ही साथ स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे गाइड किया जाता है दैट हाउ टू वर्क इन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं उनको क्लियर यहाँ पे किया जाता है और स्टेट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं इंटरनेशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दो तरह की जुरिस्डिक्शंस को समझते हैं, एक तो होती कॉन्टेंशियस जुरिस्डिक्शंस और दूसरी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस। ये फंक्शंस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। और इसी के साथ साथ हम इस लेक्चर को भी यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।